तो दोस्तों, इस साल के आखिरी विधानसभा चुनाव के शुरू होने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है या रह गया है कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी विधानसभा चुनाव इस साल का, क्यों कह रहा हूं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो 3 दिसंबर को जिसका रिजल्ट आएगा उसके बाद से कोई चुनाव नहीं है। उसके बाद अगला नंबर जो आएगा वो लोकसभा चुनाव का और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का उसी वक्त, अप्रैल, मई और जून में सरकार। लेकिन कल सुबह मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और सुबह जब वोटिंग शुरू होगी तो फिर कई पार्टियों की धड़कनें जो हैं वो तेज हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को फंसाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया और आखिर में महादेव के नाम पर भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश मोदी जी ने की। एक शख्स के बयान पर भूपेश बघेल पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया, जिस पर भूपेश बघेल ने फौरन पलटवार भी कर दिया। अभी बीजेपी पूरी तरह से हर हर महादेव कह भी नहीं पाई थी कि इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी एक वायरल वीडियो दिखाकर बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। आपको बता दूं कि यह वायरल वीडियो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर किसी से करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कर रहे हैं। करोड़ों की राशि 5 अलग अलग खातों में जमा करने की बात इसमें कही गई है और साथ ही किन्हीं भाभी जी के लिए पार्सल भेजने की बात भी इस वीडियो में हो रही है, जिसके लिए दिल्ली में जो कृष्णा मेनन मार्ग है उसके घर का आईडी प्रूफ भी मांगा जा रहा है। देखिए दोस्तों, कितना मजेदार एक पूरी की पूरी कहानी चल रही है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस वायरल वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा होगा तो हमारे ही चैनल पे आप देख सकते हैं उस वीडियो को। लेकिन अभी चर्चा उसी वायरल वीडियो की जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो 5 अलग अलग खातों की बात कर रहे हैं किसी और से, जो कहीं और बैठा हुआ है, दुबई में या बाहर बैठा हुआ है। कांग्रेस ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि की मांग के साथ ही ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों से जांच की मांग भी की है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी का खुला इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के सामने आने के बाद ईडी की जांच कब शुरू होगी साहेब? और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही मांग दोहराई है। जरा सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है वो सबके सामने है। मनगढ़ंत आरोप लगा कर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है, तो आज सवाल ये है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। तो सुन लिया आपने, कांग्रेस साफ साफ पूछ रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत साफ साफ पूछ रही हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर ईडी और सीबीआई कब आएगी। हालांकि देवेंद्र सिंह तोमर ने इस पूरे मामले को, यानी उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने इस पूरे मामले को अपने सिरे से साफ साफ खारिज कर दिया है और कहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। अब कौन सच बोल रहा है दोस्तों और कौन झूठ, ये तो तभी सामने आएगा जब ईमानदारी से जांच होगी। और जब जांच एजेंसियों के ही दुरुपयोग पर चिंता जताई जा रही है, तब ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि अगर ये देवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ साजिश है जो वो कह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है और आरोप लगाया है, तो साजिश रचने वाले ने उन्हें ही क्यों चुना? देवेंद्र सिंह तोमर को क्यों चुना? किसी और को चुन सकते थे। सवाल तो है ना। बीजेपी ने तो और भी कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं उस पर आरोप लगाते रही है बीजेपी, और बीजेपी में भी कई नेता हैं जिस पर यह साजिश रची जा सकती थी, जिनके बेटे भतीजों को फंसाया जा सकता था।
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कृष्णा मेनन मार्ग के जिक्र पर कहा है, क्योंकि ये कृष्णा मेनन मार्ग का बात भी की जिक्र भी की बात भी आ रही है। उसमें कहा है कि 3 कृष्ण मेनन पर तोमर रह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर रह रहे हैं 3 कृष्णा मेनन मार्ग नई दिल्ली और 2 नंबर के बंगले पर, इसी में यानी 2 कृष्णा मेनन नंबर जो एड्रेस है, इसी बंगले पर अमित शाह का सरकारी आवास है। देखिए दोस्तों, पड़ोसी हैं अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। तो क्या इस मामले से अमित शाह भी कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं? यह भी गंभीर सवाल है। अब इन सारे सवालों के क्या जवाब मिलते हैं ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि वोटिंग से 10-11 दिन पहले उठ रहे इस विवाद के कारण बीजेपी को बुरा फंसना पड़ सकता है। कहां तो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति के बयान के आधार पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को फंसा दे, लेकिन अब उसे अपने बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप वाले मामले में भूपेश बघेल पहले से आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और बीजेपी के हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इधर अमित शाह ने भूपेश को 15 लाख बनाम 5 साल वाले काम गिनाने की चुनौती दी है, क्योंकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपए कहां हैं जो आपने वादा किया था। तो अमित शाह कह रहे हैं कि 5 साल आपने क्या काम किया ये बता दीजिए। तो ये चुनौतियों का दौर चल रहा है। भूपेश बघेल ने उस पर भी पूछ लिया है कि टाइम और जगह बता दीजिए, मैं आकर बता दूंगा कि 5 साल में क्या हमने किया है। इसके बाद अमित शाह का कोई जवाब नहीं आया है। यानी अमित शाह को भूपेश बघेल ने चुनौती दी और अमित शाह वहां से छत्तीसगढ़ से निकल के जल्दी जल्दी बिहार पहुंच गए। जी हां, आज छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि बिहार में थे अमित शाह। और बिहार में लालू और नीतीश कुमार को भी अमित शाह ने जाति जनगणना के नाम पर घेरने की कोशिश की और कहा कि इसमें यादवों और मुस्लिमों की संख्या को बढ़ाकर बताया गया है। यानी कि यादवों की संख्या जो 14% है वो बढ़ाकर बताया गया है, मुसलमानों की संख्या को बढ़ाकर बताया गया है। अमित शाह ने अपने बयान से बीजेपी को ही फंसा दिया है दोस्तों। यहां पे अब तक बीजेपी मुस्लिमों की संख्या में वृद्धि की बात करती रही है और अब अमित शाह खुद कह रहे हैं कि लालू और नीतीश कुमार ने मुसलमानों की संख्या ज्यादा बता दी है। यानी मुसलमानों की संख्या लालू और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के ज्यादा बता रहे हैं। तो बीजेपी अभी तक क्या कर रही थी? बीजेपी क्यों बता रही थी ज्यादा? सवाल तो उठता है। यानी शाह ने मान लिया है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी नहीं है और जबरदस्ती उस आबादी को बढ़ा करके दिखा रही है बिहार की सरकार, जिसने जनगणना करवाई है। तो अब तक बीजेपी इस बात को लेकर अल्पसंख्यकों पर सवाल क्यों उठाती थी? यानी मुसलमानों पर सवाल क्यों उठाती थी कि मुसलमान हैं जो देश की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं? देखिए कितने सारे पेच हैं। बीजेपी के एक और नेता हैं संदीप दाइमा। उन्होंने भी राजस्थान में मदरसों, मस्जिदों और गुरुद्वारों पर बयान देकर बीजेपी को फंसा दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने दाइमा को पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन क्या सिख और मुस्लिम इस बात को दिल से निकालकर बीजेपी को माफ कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर बीजेपी हर तरफ से फंस चुकी है, कभी खुद की गलतियों से और कभी कांग्रेस को घेरने के चक्कर में। और दूसरी तरफ इन सब से इतर एक हैं जिनका नाम है राहुल गांधी। सुना होगा आप लोगों ने नाम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। इस वक्त सांसद हैं वायनाड से। उनके ऊपर एक केस हो गया था जिसमें उन्होंने मोदी जी को लेकर के टिप्पणी की थी, मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी, अब सांसदी आ गई है। वही राहुल गांधी 3 दिनों के लिए केदारनाथ पहुंच गए हैं, बाबा के दरबार में। कभी चाय पे चर्चा कर रहे हैं उन लोगों से जो भक्त लोग वहां पहुंच रहे हैं, भक्तों से चाय पर चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी। कभी उनको देखिए भक्तों से चाय पर चर्चा कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी लोगों को खाना खिला रहे हैं। देखिए चाय पिला रहे हैं राहुल गांधी खाना खिला रहे हैं, राहुल पैदल चल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें, ये देखिए, ये जो खाना खिलाया जा रहा है उधर ब्लू टोपी वो राहुल गांधी हैं, सबको खाना खिला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने राहुल गांधी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो अमृतसर में गुरुद्वारे में स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने सेवा दी थी और यहाँ ये सेवा दे रहे हैं राहुल गांधी। शिव जी और तमाम शिव के भक्त तो हैं ही राहुल गांधी। ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। तो एक तरफ इस गहमा गहमी दिल्ली का प्रदूषण,
इधर पांचों राज्यों का चुनाव, इन सब से बाहर निकलकर राहुल गांधी बाबा के दरबार में भक्ति भाव में लीन हैं। क्या मायने हैं इसके? क्या वही मायने हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में जाकर के धुनी रमाते हैं, या कुछ और मायने हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इन्हीं तमाम बातों की चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी में बवाल, जो अभी हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसे हार की तरफ ले जाएगा? क्या कांग्रेस ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और इधर स्टूडियो में हमारे साथी शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं। थोड़ी देर बाद कुछ और साथी जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। न्यूज पॉइंट से पहले एक ओपिनियन पोल आप तक रख चुके हैं हम। उस ओपिनियन पोल में 5 राज्यों के ओपिनियन पोल को हमने दिखाया है, जिसमें 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, और 5वां राज्य मिजोरम है, जहां हंग असेंबली, लेकिन कांग्रेस 3 कदम दूर। 3 सीटें और आएंगी, कांग्रेस सरकार बना लेगी। तो क्या वो 3 सीटें कांग्रेस ला पाएगी? कल ही चुनाव है, इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। मिजोरम की बात कर रहे हैं, लेकिन आना चाहता हूं सबसे पहले मीनू जैन जी आपके पास। मीनू जी, बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर उधर दूर पहाड़ों पे राहुल गांधी, नाम तो सुना ही आपने, राहुल गांधी तक। क्या कुछ देश में हो रहा है? राहुल गांधी वहां सियासत नहीं कर रहे हैं, ये कहा गया है, ये सियासी दौरा नहीं है, इसलिए राजनीतिक बातें ना कीजिए, अपने उनके समर्थकों से कहा गया है। लेकिन वो भक्तों को चाय पिला रहे हैं राहुल गांधी वहां पे। ये भक्त कौन लोग हैं वो आप शायद, क्योंकि भाई आपका प्रदेश है, आप अच्छी तरह से बताएंगी, इसलिए ये सवाल लेकर के आपके पास आया हूं कि आखिर कौन भक्त आते हैं, कैसे भक्त हैं जरा, और कौन लोग चाय पी रहे हैं, कौन लोग प्रसाद ले रहे हैं राहुल गांधी से, और क्या असर इसका पड़ता हुआ इन पहाड़ से उतर के नीचे धरातल इस पे मैदान में क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ चले तो थे भूपेश बघेल को फंसाने, और फंस गए बीजेपी के ही कद्दावर नेता। इसकी भी चर्चा, और देखिए बहुत दूर होता तो और भी बात होती, लेकिन बात जो है वो छत्तीसगढ़ से अलग, छत्तीसगढ़ का ही एक पुराना अपना साथी मध्य प्रदेश स्टेट, वहां पे घटना घट रही है। इन सबको कैसे जोड़ा जाए मीनू जैन जी? इन सब का एक दूसरे से कैसे तालमेल देखा जाए, और इस सब का चुनाव पर क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि कल वोटिंग की शुरुआत हो रही है। जी राजीव जी, पहले मैं आपको राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा, केदारनाथ धाम विशेषकर, उस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये अनएक्सपेक्टेडली आए हैं, यहाँ कोई प्रोग्राम ऐसा कोई, यहाँ ना कांग्रेस कमेटी में कोई हलचल थी, ना उनको खबर थी। बस कल यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक छोटा सा ट्वीट किया था कि राहुल गांधी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप पर आ सकते हैं उत्तराखंड की, लेकिन ये किसी को अनुमान नहीं था कि वो संडे को ही आ जाएंगे। तो राहुल गांधी जो आए हैं, वो माना ये जा रहा है, यही कहा भी जा रहा है और है भी, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी के अलावा वहां कोई उनके साथ कांग्रेसी नेता है नहीं, और यहाँ स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि कोई नहीं मिलेगा, अगली बार मिलिएगा उनसे, नेता से। तो अब यहाँ वो अपनी एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी कहा गया है। देखिए, राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि पहली बार केदारनाथ यात्रा पे आए हैं, राहुल गांधी अक्सर आते रहे हैं, और जो 2013 में जो भयंकर भीषण बाढ़ जो यहाँ आई थी केदारनाथ में, जो आपदा आई थी जिसमें हजारों हजार तीर्थयात्री मारे गए थे उस बाढ़ में, तो उस वक्त राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो पैदल चलकर, मतलब 13 किलोमीटर करीब उन्होंने पैदल यात्रा की थी और केदारनाथ धाम पहुंचे थे जायजा लेने के लिए और मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और ये जानने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अचानक से उठ के केदारनाथ आ गए हैं, और उसके बाद भी वो आते रहे हैं। 2015 में भी आए और अक्सर उनका खबरें आती रहती है कि वो आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो यहाँ जो कर रहे हैं वो भोजन खिला रहे हैं या चाय खिला रहे हैं, वो अभी वहां भी करके आए थे गुरुद्वारा साहिब में। इसमें आप देखिए, ये कोई केदारनाथ के ऊपर किसी एक का तो कॉपीराइट है नहीं कि किसी ने एक अपने नाम पट्टा लिखवा रखा है कि वही व्यक्ति आ सकता है यहाँ पे केदारनाथ के दर्शन करने। केदारनाथ का दरबार सबके लिए खुला है,
और उसमें राहुल गांधी भी शामिल है, देश की जनता शामिल है, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ सब लोग आ रहे हैं, ये जो तीर्थ यात्री है ये सब यहाँ अभी यात्रा पे आ ही रहे हैं लोग, क्योंकि बर्फबारी इतनी भयंकर हुई नहीं है। कल एक आपने देखा होगा कि अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया था, उसमें दिखाया कि लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं राहुल गांधी को देख के। तो मेरे हिसाब से अमित मालवीय की, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भाजपा के लोग और कितने नीचे स्तर पर उतरेंगे, मतलब अगर आप, वैसे तो मॉर्फ बताया जा रहा है उस वीडियो को, लेकिन अगर आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं लोग, तो ये एक गलत उनका ये है। आप हिंदू होने का अपना गलत परिचय दे रहे हैं कि आप हिंदू हैं, इसलिए आप इनको राजनीतिक नारे लगा रहे हैं। वो राजनीतिक नारे लगाने की जगह नहीं है, वो एक धार्मिक जगह है। अब राहुल गांधी, मेरा मानना इसमें ऐसा है कि अगर वो माणा गांव जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, अगर वो माणा गांव जाते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। वो अगर चले गए कल या परसों में तो फिर आपसे दोबारा से चर्चा होगी। अगर वो माणा गांव गए, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर से लगता हुआ गांव है, अंतिम गांव कहा जाता है उत्तराखंड की, भारतवर्ष की उत्तराखंड वाली सीमा पे। वो आज आपको कल पता चल जाएगा। ये तो हुई उत्तराखंड की यात्रा की उनकी बात। दूसरी बात, आपने ओपिनियन पोल्स की बात भी बताई है और सभी राज्यों की बात बताई है। देखिए इसमें जो इन्होंने किया, राहुल गांधी ने, सॉरी, ये जो आप ओपिनियन पोल जो दिखा रहे हैं उसमें जो है, आप ये देखिए कि जो आपने दाइमा की बात बताई, उन्होंने सिखों के ऊपर हमला किया। मिजोरम में देखिए, जो मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं स्टेज शेयर करने से, वो भी माइनॉरिटी की वजह से कर रहे हैं कि वहां ईसाइयों के चर्चों के ऊपर हमला किया गया। मणिपुर में किया गया था, उसका इम्पैक्ट जो है, रिपल इफेक्ट जो है, वो मिजोरम में गया और नतीजा ये हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री ने वहां स्टेज शेयर करने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश में देखिए आप, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है नेताओं के द्वारा, बीजेपी के नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। तो इनका मतलब आखिर इन लोगों के मन में माइनॉरिटीज के प्रति, ट्राइबल्स के प्रति कोई किसी तरह का सौहार्द या प्रेम या भाईचारा है या नहीं है? तो ये चीजें जो इन्होंने ये करके दिखाई है, अपनी करतूतें जो ये मिजोरम में कर रहे हैं, और ये जो दाइमा जी कह रहे हैं, डैमेज हो चुका है, आप बाहर निकालिए, डायमा को अंदर रखिए, कुछ भी करिए। बहुत कड़ी प्रतिक्रिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी आई है इस बारे में। तो आपने बता दिया है अपनी मंशा कि हम सिखों को भी नहीं बख्शेंगे, नंबर सबका आएगा। मुसलमानों का आ चुका है, ईसाइयों को नंबर पे लगा रखा है, उसके बाद ये सिखों को नंबर पे लगाएंगे। तो ये चीज, इसका रिजल्ट जो है आपको इसमें दिखाई देगा। आपको ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, और ये इनमें सभी में है सिखों की आबादी, तो छत्तीसगढ़ में भी है, और आपके राजस्थान में भी है, और आपका ये मध्य प्रदेश में भी है सिखों की आबादी। ऐसा नहीं है कि वहां कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, ये सीधा असर जाएगा। और ये अतिशय अहंकार, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा जबान पे कंट्रोल रखें। लेकिन इनको लगता है कि हम जितना ज्यादा अनाप शनाप बोलेंगे, उतना ज्यादा हम चुनावी माहौल को गर्म करेंगे। ऐसा नहीं है, वो जमाना था कि इस अनाप शनाप से लोग उद्वेलित होके और भाजपा के पक्ष में आ जाते थे। लेकिन अब जो है, इस देश की जनता काफी जागरूक हो चुकी है, वो स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पे अपनी ओपिनियन रखने लगी है, और कई मामलों में तो अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन भी रखने लगी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे भी। ये सब इस सोशल मीडिया का और आप जैसे यूट्यूब चैनल्स जो हैं, डिजिटल चैनल्स, इनका प्रभाव है, जो कि जनता को सच्चाई दिखा रहे हैं, जो कि उनको नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया पे नहीं मिलती है। अब जो इसमें राज्यों में आपने बताया कि जो कहीं थोड़ा बता रहे हैं, कहीं एज बता रहे हैं कांग्रेस को, कहीं बता रहे हैं हंग असेंबली हो सकती है, कहीं ये हो सकता है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज आपने दिखाए। अभी मेरा मानना ऐसा है कि जो अब जो नए लेटेस्ट जो हो रहे हैं डेवलपमेंट्स, अभी जैसे कल का ही ले लीजिए आप, जो कल के ही पोलिंग को ले लीजिए, मेरे ख्याल से तो जो ये कल पोलिंग होने वाली, कल जो ये पोलिंग हो रही है मिजोरम और ये इसका बस्तर के इलाके में 12 सीटों पर, मेरे ख्याल से इसमें कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है, जो कि दिखाई भी दे रहा है। मिजोरम को ही देख लीजिए आप, मिजोरम में बिल्कुल साफ साफ सोनिया गांधी जी के मैसेज के बाद से काफी कुछ वहां पे बिल्कुल स्टैंप लग गई है कि कांग्रेस की जो आपके पोल में दिखा रहे हैं वो उसके नजदीक ही परफॉर्मेंस रहने वाली है।
और कोई अचरज नहीं कि बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। देखिए, ये जो मोदी गवर्नमेंट के 9 या 10 साल है, इसमें माइनॉरिटीज को एक बात रियलाइज हो गई है कि इस वक्त हमारी रक्षा के लिए कोई नेशनल पार्टी की जरूरत है। रीजनल पार्टीज हमें नहीं रक्षा कर सकती। न केवल जो कांग्रेस है एक नेशनल पार्टी है, इवन जो नेशनल स्टेज पे माइनॉरिटीज के मुद्दों को उठा सकती है, उनकी रक्षा कर सकती है, उसके अलावा वो इंटरनेशनल फोरम पे भी रिप्रेजेंट कर सकती है माइनॉरिटीज को, जो देश की माइनॉरिटीज हैं। और दुनिया को पता है कि इस टाइम क्या हालत हो रहा है यहाँ पे माइनॉरिटीज को लेके, सरकार का क्या रवैया है। तो ये चीजें, क्योंकि माइनॉरिटीज को ये समझ में आ गया है कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो एक 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, इसमें अगर आपने इनको धक्का नहीं दिया तो फिर 24 बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। मुश्किल हो जाएगा, और अगर मोदी जी दोबारा से जीत गए तो फिर आप अंदाजा ही है, टीवी ये सब हम जो चर्चा कर रहे हैं ये तो सब अतीत की बातें हो जाएंगी। जी राजीव जी, अतीत की बातें हो जाएंगी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले ओपिनियन पोल में आप देख चुके हैं। और 5 राज्यों में से 4 राज्य कांग्रेस अपने कैप्चर में करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक राज्य मिजोरम, वहां भी कांग्रेस बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, नंबर 1 पोजीशन पर वहां भी कांग्रेस पार्टी है और कल वहां मतदान है। तो देखेंगे 3 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ इधर से उधर से इधर हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक वीडियो सामने आता है और उस वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे जो हैं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बेटे यानी कि देवेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि मुझे साजिशन, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जिस एड्रेस का जिक्र हो रहा है वो 3 कृष्णा मेनन रोड, नई दिल्ली, 3 कृष्णा मेनन रोड की बात हो रही है। और उसी के बगल में 2 कृष्णा मेनन रोड पर अमित शाह जी का सरकारी आवास भी है। कोई कनेक्शन है क्या इससे? इसकी आप लोग सोचिएगा। हम तो सिर्फ एक सवाल रख दिए, पत्रकारों का काम भी होता है थोड़ा सवाल फेंक देना और चुप हो जाना। तो चुप होकर के आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या कुछ आप देख रहे हैं? गए चले थे महादेव ऐप और उस पे वहां से आकर के इधर एक वीडियो जो है वो वायरल होता है और राहुल गांधी शांतचित्त उधर बैठे हुए हैं। कुछ कनेक्शन दिखाई देता है आपको स्वामी जी? आपसे पहले जरा स्वागत करना चाहता हूं, सुनील शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करता हूं सुनील जी। और सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कोई कनेक्शन आपको दिखता है? ये 5 राज्यों के चुनाव के वक्त राहुल गांधी उधर क्यों चले गए, ये भी लोग पूछ रहे हैं। अरे अभी तो उनको होना चाहिए था, कहीं और चुनाव प्रचार करने जाते, 3 दिन के लिए उधर चले गए और इधर ये सीडी, कभी ईडी, कभी वीडियो, कुछ से कुछ, ये सब क्या है? देखिए राजीव जी, जो राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा है उसमें एक चीज और नोटिस कीजिए, जो जितने भी बड़े नेता आज तक वहां गए हैं वो आपने नोटिस नहीं किया होगा। राहुल गांधी आदि गुरु शंकराचार्य के सामने नतमस्तक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अगर सनातन धर्मियों के लिए, जो सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को संगठित करने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो आदि गुरु शंकराचार्य का है। आदि गुरु शंकराचार्य की एक चीज और नोट कीजिए जो सनातन धर्म की बहुत बड़ी खूबसूरती है। 4 जो उन्होंने पीठ स्थापित किए, जब आप बद्रीनाथ जाएंगे राजीव जी, आपको साउथ के रावल मिलेंगे, साउथ के पीठ में जाएंगे नॉर्थ के रावल मिलेंगे, वेस्ट में ईस्ट के मिलेंगे, ईस्ट में वेस्ट के मिलेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होने का मतलब यह है उन्होंने सनातन धर्म को प्रणाम किया है। आपने कभी देखा मोदी जी को आदि गुरु शंकराचार्य के सामने फोटो खिंचाते हुए? इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को, खुद को महामंडलेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य समझते हैं, जो सनातन विरुद्ध है। राम जन्मभूमि का वहां जब उद्घाटन हुआ और जब उसका पूजन हुआ, शिला पूजन हुआ, आपने किसी शंकराचार्य को देखा क्या? क्या मानते हैं ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है क्या कि वहां पे राजनीतिक लोग जाकर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और जो सनातन धर्म के मूल के लोग हैं, जिनका वो कार्य है, उनको नहीं बुलाया जा रहा? मीनू जी ने एक और कही, माइनॉरिटीज सशंकित हैं। राजीव जी, माइनॉरिटीज नहीं, मेजॉरिटी भी सशंकित है।
क्योंकि जो नौकरियां छूट रही हैं, जो धंधे चौपट हो रहे हैं, बच्चों को सेना में नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों की आमदनी कम हो रही है, इसमें माइनॉरिटी परेशान नहीं है, इसमें मेजॉरिटी भी परेशान है। देखिए, केवल माइनॉरिटी के पेट नहीं होता, मेजॉरिटी के भी पेट होता है, और ये सब लोग फील कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान फील कर रहा है। इस बार मार हमारे पेट पे पड़ी है, हमारी पीठ पे पड़ी है और हमारे पेट पे पड़ी है। क्या ये ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्या कोई ऐसा वर्ग है? कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आप गुजराती 10-15 को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आज आप मध्यम वर्ग से बात कर लीजिए, अल्प मध्यम वर्ग से बात कर लीजिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वालों से बात कर लीजिए, केवल एक सर्वे करा लीजिए, साल में कितने लोगों की आमदनी बढ़ी है और कितनों की आमदनी घटी है, कितनों ने अपनी बचत को और सोने को बेचकर प्रोविडेंट फंड को निकाल के पैसा खर्च किया है। आपको पता चलेगा 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने संपत्तियां बेची हैं, जिन्होंने अपने सेविंग्स जो थी उनको खत्म किया है, आमदनी घट गई है लोग जो है। और ये न केवल माइनॉरिटी में हो रहा है, ये मेजॉरिटी में हो रहा है, और मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो मेजॉरिटी में पड़ा है, क्योंकि उद्योग धंधे, नौकरी, हर चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, केवल जो उनको पैसा कमा रहे हैं, जो केवल एक प्रदेश से आते हैं, पूरा हिंदुस्तान सफर कर रहा है, क्योंकि किसी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, केवल महंगाई बढ़ रही है। किसान बदहाल है, किसान की हालत खराब है। आप वहां छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दीजिए, जहां 2500 रुपए क्विंटल मिला है, पूरे हिंदुस्तान में 1700-1800 रुपए क्विंटल मिला है। इसका मतलब यह है इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ रही है। पूरा हिंदुस्तान बेहाल है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। जी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात हो रही है। और हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ में अब 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलने वाला है। स्वामी जी, बीजेपी ने 3100 रुपए का घोषणा पत्र में दावा किया है, तो कांग्रेस ने 3200 रुपए का दावा किया है। तो किसानों का और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। उस धान के कटोरे वाले किसानों के पास बम्पर फसल के साथ बम्पर पैसा भी आने वाला है, ये साफ समझिए। कहां 1700 रुपए का वादा 2018 के चुनाव में बीजेपी उस समय दे रही थी, वादा नहीं दे रही थी, और उसमें भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो बकाया थे। और इस बार जब भूपेश बघेल निकलते हैं तो कहते हैं कि वो पैसा भी हम देंगे जो आपका बाकी है, 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के बाकी हैं। तो पैसे जो हैं किसानों को अगर मिल रहे हैं, उनकी कीमत उन्हें मिल रही है, तो उन्हें ना आंदोलित होने की जरूरत है और न ही उन्हें हताश परेशान होने की जरूरत है। और अगर कर्ज अगर है तो कर्ज माफी भी कर रही है सरकार। तो ये बहुत कुछ है, और ये जनता के हित की बात अगर हो तो उसकी चर्चा क्यों ना करनी चाहिए। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, पहले फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी उधर हैं, इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खासकर और राजस्थान, तीनों बेल्ट में आप देखिए कि किसी भी रूप में, और तीनों जगह ईडी की चर्चा, तीनों जगह कहीं ना कहीं किसी वीडियो, सीडी या पेन ड्राइव की चर्चा, पूरी निगाहें टिकी हुई हैं। और खासकर छत्तीसगढ़, उस गेम प्लान की चर्चा भी हम लोग कर रहे थे परसों, आप याद कीजिए, उसी राजधानी रायपुर से जब हम लोग कर रहे थे प्रोग्राम, तो आपने कोई गेम प्लान भी बताया था। कल थोड़ी सी चर्चा उस पर हम कर रहे थे, आप नहीं थे कल। आज जरा चाहता हूं आप उस बात को भी आगे बढ़ाइए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ बीजेपी के लिए राजस्थान भी क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी हाल में हमको राजस्थान भी जीतना है। जरा आपसे समझना चाहता हूं। जी देखिए राजीव, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को, कॉरपोरेट के हितों के लिए ये तीन राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां आयरन ओर है, वहां बॉक्साइट है, वहां कोयला है और दूसरे भी खनिज पदार्थ हैं जो उद्योगपतियों को चाहिए। और इन सारे तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है। इस पे जो बीजेपी और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के आड़े आता है वो है आदिवासी, जिसके जंगल में घुसकर कोयला, आयरन ओर निकालना है इनको।
बॉक्साइट निकालना है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब नियामगिरी गए और माइनिंग का लाइसेंस कैंसिल वेदांता का, उसके बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ एक अभियान चला, जो अभियान अभी तक चल रहा है कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए। ये कारण है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सारे घोड़े खोल दिए और इनको उम्मीद जगी, जबकि इनको इनके इंटरनल असेसमेंट में और आपके भी सर्वे में ये बात आई है कि बीजेपी को 35 के आसपास सीटें आ रही हैं, तो इनको लग रहा है अगर 35 आ रही हैं तो हम इसको 45 भी कर सकते हैं, बाकी तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसलिए ईडी वहां पे ईडी की एंट्री हुई है। और भूपेश बघेल, क्योंकि एक उनकी बीजेपी को समझ में आ गया कि बगैर भूपेश बघेल की छवि को धूमिल किए वो काम नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली जो गेम प्लान का हिस्सा है ईडी का, उसमें दो चीजें हैं। भूपेश बघेल की छवि को धूमिल करना, क्योंकि वही सबसे बड़े नेता है वहां पे, मुख्यमंत्री है, उन्हीं को आगे करके कांग्रेस चुनाव वहां पे लड़ रही है और भूपेश बघेल बहुत अग्रेसिव नेता है। दूसरी बात कि अडानी साहब को चाहिए छत्तीसगढ़, जिनके लिए मोदी साहब पिच कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि ईडी की एंट्री हुई है। अब एक और बात जो समझ में आ रही राजीव जी यहाँ पे, कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, जो कई बार हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि पहली बार कांग्रेस सामाजिक न्याय की राजनीति में कूदी है। आज अमित शाह ने उस पर रिएक्ट किया है और फिर उन्होंने एक राजनीतिक चूक की है। हो सकता है कि वो उनका जो मीडिया है, उनके जो प्रशंसक हैं, उनको चाणक्य वगैरह बताते हैं। आज उन्होंने जातिवाद जनगणना पे हमला किया है, बिहार के कास्ट सेंसस पे हमला किया है, उसको बोगस बताया है। इसमें 63% ओबीसी की संख्या निकल कर उसको उन्होंने कहा मनगढ़ंत है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत संदेश मध्य प्रदेश में भी, और कल के बाद जहां पे चुनाव होंगे अगले चरण में छत्तीसगढ़ में, वहां भी। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात राजीव जी ये है कि बीजेपी को दो बड़े स्पष्ट रूप से खतरे नजर आ रहे हैं। एक उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो कास्ट सेंसस और जातिवाद जनगणना ने उसमें छेद कर दिया है, और इसलिए आप देखिए कि आज अमित शाह ने उस पर हमला किया है और अपने ढंग से हमला किया। दूसरा, उनको ये आभास हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला बहुत समय तक। अब वो वेलफेयरिज्म की तरफ, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल तक 5 किलो राशन की मियाद बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ का उनका वो देखिए मैनिफेस्टो, ये बीजेपी की नीतियों के, मतलब अब तक की जो बीजेपी का ट्रेंड था उसके अलग है, उसके बिल्कुल अलग है। क्योंकि बीजेपी को हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कुछ भी, विपक्ष की पार्टियां, दूसरी पार्टियां कोई भी घोषणा करें, आरक्षण की घोषणा करें, कर्जों की माफी की घोषणा करें, हम हिंदू मुसलमान चलाएंगे और सब एक तरफ हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का और मोदी साहब का कम हुआ है। इसलिए आप देखिए कि घोषणा पत्र में वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से, या कांग्रेस की जो नीतियां हैं, उनको छत्तीसगढ़ में एड्रेस करते हुए दिखाई दिए, चाहे वो धान की खरीद का मामला हो या दूसरे और मामले हो। तो ये बहुत ट्रेंड सेटिंग इलेक्शन है, जो कि राष्ट्रीय राजनीति को एक नई धारा देगा। अजीब जी, राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा, एक नई धारा की तरफ ले जाने का ट्रेंड सेटर कह सकते हैं। और उसमें भी राहुल गांधी पिछले दिनों लगातार खासकर चुनावी राज्यों में नजर आए थे, और अब वो थोड़ा सा विश्राम लेते हुए, पर्सनल ही सही, लेकिन इसका भी मैसेज, इसका भी पैगाम बहुत दूर तक जाता है कि राहुल गांधी भी कभी गुरुद्वारा में तो कभी केदारनाथ में नजर आते हैं। और
बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर उन लोगों के लिए जो थोड़ा ज़्यादा भक्ति भाव में लीन होते हैं उनके लिए। खैर चलिए, इन सब पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन चर्चा अभी 5 राज्यों के चुनाव और चुनावों के इतर उसकी तैयारियों और तैयारियों में ईडी, सीबीआई, इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले जब मध्य प्रदेश, माफी चाहता हूं, दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, रायपुर से बिल्कुल पास में, वहां भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने ईडी सीबीआई की बात भी की थी और कहा था कि मेरे साथियों पर, ये साथियों तक कह दिया था ईडी सीबीआई को प्रधानमंत्री ने। बाद में कभी होगा तो वो वीडियो जरूर दिखाऊंगा मैं। तो ये जो साथ देने वाली बात है शुक्ला जी, सुनील शुक्ला जी, और ये सिर्फ विपक्षियों के लिए ही साथी याद आते हैं या किसी और? चलिए, जरा बताया जा रहा है कि बाइट अवेलेबल है, जरा बाइट सुन लेते हैं, बेहतर होगा। प्रधानमंत्री कैसे साथी कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। और लेकिन मसला यहां ईडी सीबीआई का नहीं है, मसला यह है कि ये ईडी सीबीआई के लोग विपक्षियों पर ही सिर्फ हमला क्यों करते हैं, विपक्षी लोग ही जांच के घेरे में क्यों आते हैं। एक भूपेश बघेल का नाम लिया हुआ एक ईमेल आ जाता है, उस ईमेल के दम पर ईडी की प्रेस रिलीज आ जाती है, लेकिन एक वीडियो कल से नाच रहा है, घूम रहा है, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल तो है ना। और इस सवाल के साथ साथ ये भी है कि जब ये जनता के दरबार में जाता है और जो कि आज से 10 दिन बाद जहां मतदान होना है, वहां इसका क्या असर पड़ेगा। ओपिनियन पोल जो हम लोग आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले रख रहे थे, उस ओपिनियन पोल में इस वीडियो का जिक्र नहीं है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ है उसके जिक्र के आधार पर भी वहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बहुत आसानी से बन रही है, दिख रहा है। पहले सुन लेते हैं मोदी जी के साथियों के बारे में, उनकी जुबानी। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी, उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। सुनील शुक्ला जी, बहुत ध्यान से सुन रहे थे आप। इन साथियों को भी नहीं छोड़ा ईडी। धन्यवाद राजीव जी। उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ साथ मोदी जी इन साथियों को भी बोल रहे हैं, इन साथियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। ये सचमुच साथी हैं क्या सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। ये तो साथी है ही है। अब ये मतलब 10 साल में अभी ये सवाल बना हुआ है क्या किसी के पास? और आपने पूछा कि ईडी के जाने का या जो ये सीडी आई हुई है, एक जो वीडियो आया हुआ है, उसका क्या असर है? इसका जवाब तो जो आपने अभी विजुअल दिखाया उसी में है। जब सम्मानित प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही आपने मुझे दिल्ली भेजा है, उसके बाद इस वीडियो में आपने जनता को दिखाया। जनता का क्या रिस्पांस था? अगर यह जनता का रिस्पांस है तो आपका सवाल उसमें छिपा हुआ है, आपका जवाब उसी वीडियो में मिल गया कि इस वीडियो का क्या असर पड़ना है छत्तीसगढ़ में, कितनी गंभीरता से इसको लोग ले रहे हैं। अगर यह जो महादेव ऐप का मामला है, ये आज हुआ है, चुनाव घोषणा के बाद हुआ है। ये जो कल वोटिंग होने वाली है 20 विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के, उसके पहले हुआ है। 2, 4, 5, 6 साल भर, 2 महीने पहले की बात है कि नहीं है? तो अगर यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मसला था और ईडी के पास इसकी जानकारी थी, केंद्र सरकार के पास इसकी जानकारी थी, तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव के मौके पर जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो लोग ये मानते हैं कि यह केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है।
और मेरा अपना मानना यह है कि जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उसको सहानुभूति की लाभ मिलती है, वो उत्पीड़न का शिकार माना जाता है। भूपेश बघेल के साथ स्थिति यही है। भूपेश बघेल आज आम छत्तीसगढ़ियों के बीच में लोकप्रिय है। ये भीड़ देख लीजिए आप, इस भीड़ में आप लोगों को देख लीजिए कितने शांत चित्त रामनामी पट्टा बीजेपी वाला पट्टा लगा करके लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं। यह क्या मैंने चुनाव में भाग लेने वाली इस तरह की भीड़ आती है। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, भूपेश बघेल का भाषण नहीं सुन रहा था, थोड़ी छत्तीसगढ़िया में थी तो मैं कोशिश कर रहा था उसको समझने की। आप उसके रिस्पॉन्सिव भीड़ देखे होते आप। अभी आपने राहुल गांधी की एक सभा हमने देखी थी, आप ही के पास देखी थी, बाद में डिटेल मैंने देखा, जो मणिपुर की थी और तेलंगाना की थी। आपकी बात का क्या असर होता है यह जनता बता देती है जो आपको सुन रही होती है, और यही बता देता है कि आपके मुद्दों का कितना असर है। कांग्रेस मुद्दों के आधार पर अपनी बात कर रही है। कांग्रेस किसी की आलोचना नहीं कर रही, वो कह रही कि हमने ये किया है, हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को हमने ये दिया, हमने वहां की महिलाओं को ये दी है, हमने आदिवासी महिलाओं के साथ बेहतरी के लिए हमने एक काम किए हैं, हमने वहां के विद्यार्थियों के लिए स्वामी आत्मानंद के नाम पर 500 से 600 से अधिक विद्यालय खोले हैं। ये वो बात कर रही है अपनी, और लोग उसको सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने वायदे किए थे कि हम इतने रुपए में धान खरीदेंगे और इतने प्रतिशत खरीदेंगे, उसको उसने पूरा किया है। न केवल हम धान की कीमत देंगे बल्कि उस पर बोनस भी देंगे, उसका भी उस वायदे को भी पूरा किया है। उस वायदे से अपने गई नहीं वो। अब आप ये कह रहे हैं कि गोबर खरीद के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ। मुझे नहीं पता कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन गोबर खरीदा गया, गोबर की कीमत किसानों को मिली, ये तो तथ्य है ना। आप आरोप लगा लीजिए, आरोप की जांच कर लीजिए, लेकिन आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने गोबर खरीदा और बड़े पैमाने पर किसानों को उनके गोबर का पैसा दिया गया। जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं उसका आप जांच करा लीजिए। आपके पास बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। एजेंसी उसकी भी आप जांच करा, उसकी जांच इस बात तो आप कर नहीं रहे हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो मुद्दों को लेकर के बात करनी शुरू की, इन मुद्दों का कोई जवाब आपके पास नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपके पास कहने के लिए क्या है? ध्रुवीकरण के लिए जो भी आप हथकंडे अपनाते हैं, उन सभी हथकंडों को कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से छीन रखा। आप वहां राम का नाम ले नहीं सकते, उनके नाम पर तमाम उनकी योजनाएं हैं। गाय का नाम ले नहीं सकते, देश के सफलतम गौशालाओं में से उन्होंने उसका छत्तीसगढ़ी कोई नाम उन्होंने दिया, मैं बोल रहा हूं नाम, वो नाम दिए गोठान क्या है कि वो गोबर जो बेचने की जो वो है ना, हाँ। वो गोठान कह रहे हैं, और पूरा गाय से लेकर गोबर तक, गोमूत्र तक, ये तमाम उन्होंने नाम एक नाम दिया हुआ है, और वह उसके साथ छत्तीसगढ़ी लोगों की एक कनेक्ट दिखाई पड़ता। और उन्होंने कौशल्या जी का मंदिर बना दिया, आदिवासियों को आदिवासी रहने दिया, उनको हिंदू बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया कि आप हिंदू हो जाइए और हिंदू परंपराओं के साथ जीना सीख लीजिए। इसको उन लोगों ने पसंद किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ी आदिवासी और गैर छत्तीसगढ़ी क्रिश्चियंस जो कन्वर्टेड हैं उनके बीच कोई विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं की। तो आप किस बिना कौन से मुद्दे आप लेकर जाएंगे सरकार के खिलाफ, और क्यों आपके साथ आकर्षित हो जाएंगे? आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी गए केदारनाथ, ये सब मैंने जो बात, वो केदारनाथ गए, केदारनाथ जा करके जहां वीवीआईपी का हेलीकॉप्टर उतरता वहां नहीं उतरे, जहां अन्य नागरिक जो जाते हैं और जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरता है वहां गए, वहां से उतर करके और सामान्य तरीके से तीर्थयात्री की तरह से गए हो। यह भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को अपनी तरफ मैंने उससे छीनने की कोशिश है। आप आलोचना तो कर नहीं सकते हैं राहुल गांधी को केदारनाथ क्यों चले गए, देश का हर नागरिक का अधिकार है। कोई हल्ला गुल्ला करके नहीं गए, अपने आप को वीआईपी ट्रीट कराते हुए नहीं गए, एक तीर्थयात्री से गए, तीर्थयात्रियों के बीच में से गए, पूजा आराधना की, एक निजी, वहां की कांग्रेस ने भी कहा कि उनकी निजी यात्रा है। तो क्या किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका आस्था का विषय है वो गया हो गया? चुनाव के दौरान आप राजीव जी, आपने तो एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि मोदी जी मेघालय क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं गए?
आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मोदी जी तेलंगाना में कितना प्रचार करने के लिए गए? सवाल है नहीं। आप ये सवाल जो उठाते हैं लोग कि राहुल गांधी केदारनाथ, अरे केदारनाथ गए तो गए, और केवल ऐसा नहीं था कि वो केवल केदारनाथ गए हों। राहुल गांधी तो ये अमृतसर में दिखाई पड़ रहे थे, जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के तमाम गिरजाघरों में भी गए, वहां भी उनकी मुलाकात हुई। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल्या का मंदिर बनाया है तो उसने छत्तीसगढ़ी जो आराध्य लोग हैं उनके लिए भी समर्थन दिया है, उनको भी सहयोग दिया उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए। अगर आप मुद्दों का जवाब नहीं दे पाएंगे और इधर उधर की बात करेंगे तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये संभव है नहीं। और बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस केवल लगातार मुद्दों की बात कर रही है, और कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में वह सरकार के और लगातार कह रही है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे आज आप बीजेपी छत्तीसगढ़ में जो काम कर रही है वो काम कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं कर रही है। वह शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ तब से लगातार सक्रिय है जब उसकी सरकार गिरी है। जितने उनके नेता हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं कि ये सरकार की विफलता है, वो धरना दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी रैलियों में उस सवाल को उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। वो आज लेकर के नहीं सीढ़ी चले आए हैं कि एक व्यक्ति आ गया है जो दुबई में बैठ करके वीडियो जारी कर रहा है। अगर आप अपने मुद्दों के साथ लगातार रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पिच पे खेलते रहेंगे और उस व्यक्ति का खेल बिगाड़ेंगे जो अचानक टपक पड़ेगा। आप राजनीतिक गतिविधियों में अचानक मुद्दों को नहीं खड़ा कर सकते। इसीलिए बीजेपी चाहे कांग्रेस की सरकार राजस्थान की हो और चाहे बीजेपी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की हो, इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का एटमॉस्फेयर नहीं बना पाई। आप राजस्थान में इंतजार कर रहे हैं कि यहां बदलाव होता है हर 5 साल। बदलाव तो केरल में भी होता था, क्यों नहीं बदल गई सरकार? बदलाव तो उत्तर प्रदेश में भी होता था। हाल के वर्षों में तो कभी भी लगातार 2 सरकारें नहीं बनी है। रिकॉर्ड तोड़ा बीजेपी की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं, आप अगर आप मुद्दों के साथ नहीं आएंगे, लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं होंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होने वाले नहीं है। तो आप किसी अपने खेल के बनते हुए की उम्मीद आप कर रहे हो तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास आप किस बिना पर लोग आप कहेंगे कि आप गहलोत की सरकार को हटा दीजिए? क्या उनसे बेहतर आपके वायदे हैं, बेहतर आपका गवर्नेंस है? आपके द्वारा शासित कोई भी अन्य राज्य ऐसा है जो गहलोत सरकार से बेहतर काम कर रही हो? कौन सी बात हम लोगों के पास करने जाएंगे? तो ध्रुवीकरण के मुद्दे हो, डेवलपमेंट के मुद्दे हो, सामाजिक सुरक्षा का विषय हो, किसानों की बेहतरी का सवाल हो, शिक्षा का विषय हो, चाहे किसानों के उपज का बेहतर दाम देने का मुद्दा हो, जो आमतौर पर चुनाव में बात की जाती है, कांग्रेस बेहतर दिखती है बीजेपी से और लगातार दिख रही है वो। इसलिए आप माने प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित व्यक्ति को एक राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए का साहस नहीं जुटा पाते हैं वो, और उसी राज्य में आपको चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलते। और जिस राज्य में, तेलंगाना में, जहां पे आपने 4 सीटें जीती थी लोकसभा के चुनाव में और 3 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, उस राज्य में भी आप कहीं से भी सत्ता के दावेदार नहीं है, जबकि वहां कांग्रेस सत्ता के दावेदार है। उसका सबसे बड़ा कारण है वह है मुद्दों की राजनीति। जी, मुद्दों की राजनीति सबसे बड़ी बात है। और चाहे तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, या राजस्थान और मध्य प्रदेश हो, या उधर मिजोरम हो, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और मोदी जी भाषण देते हैं, मोदी जी के भाषणों पर पलटवार भी कांग्रेस ने खूब किया है। आप याद कीजिए कि अभी कल ही आपको सुनाया था कि राहुल गांधी ने कैसे मोदी जी पर पलटवार किया था। 15 लाख रुपए से लेकर के जीएसटी तक सब पूछ दिया उन्होंने कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने एक बहुत जोरदार भाषण दिया है। धार में थी वो, मध्य प्रदेश में, और जब वो भाषण दे रही थी तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों का खून खराब है। सवाल पूछती हैं प्रियंका जी मोदी जी से, क्या मोदी जी आपने पैथ लैब खोल रखा है जहां आप ब्लड टेस्ट करते हैं? जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को, क्योंकि हम जो कहते हैं वो सुनी सुनाई बातें नहीं कहते हैं, जो बोलते हैं लोग वही आप तक रखते हैं। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ईडी सीबीआई उनके साथी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी पैथ लैब वाली बात क्या कह रही हैं, जरा सुनिए।
कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। तो शकील अख्तर जी सुन रहे थे अभी आप, पैथ लैब अभी पिछले दिनों बीमार भी थी प्रियंका गांधी, और कह रही हैं कि अरे भाई आप जब नेहरू जी का नाम लेकर के इतना हर भाषण में नेहरू जी का नाम लेते हैं, तो मैंने सोचा कि इंदिरा गांधी का नाम मैं भी ले लूं। लेकिन आप वहाँ उतना तो ठीक है, यहाँ पैथ लैब तक की जो बात प्रियंका गांधी कह रही हैं बहुत मजेदार है। लेकिन उसके अलावा एक बाइट और सुनाना चाहता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। प्रियंका गांधी ने आज जोरदार भाषण दिया है और उसके कुछ अंश को न रखूं आप तक तो फिर ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। जरा सुनिए अगली बात क्या कुछ कह रही है प्रियंका गांधी, सुनिए जरा। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि प्याज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। मैंने अपनी पिछली सभा में बोला कि एक समय था जब मोदी जी कहते थे, वर्ल्ड कप था उस समय, मोदी जी कहते थे, उन्होंने शायद कहा कि देखेंगे सचिन की पहले सेंचुरी होगी या प्याज की सेंचुरी होगी। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो यहां खूब कनेक्ट कर रही हैं प्रियंका गांधी, और ऐसे ही कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। चौके और छक्के की बरसात इधर कांग्रेस की तरफ से, और कैच लेने के चक्कर में चौके को छक्के में परिवर्तित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉल पकड़ते पकड़ते बाहर चले जाते हैं। क्या करें, क्या कहेंगे? प्रियंका जी तो हमेशा से ऐसी हाजिर जवाब रही हैं। हमें याद है इन्होंने अमेठी रायबरेली में कहा था, मोदी जी ने कहा था कि प्रियंका मेरी बेटी की तरह है। इसी तरह की जो चुटीली जवाब दे रही थी वो, तो मोदी जी ने कहा उस टाइम कि प्रियंका मेरी बेटी की तरह है। प्रियंका ने फौरन वहां से जवाब दिया, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। इसके बाद एक बार मोदी जी ने कहा कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। प्रियंका गांधी, बहुत सारे कैमरे थे, बहुत सारे लोग थे प्रियंका को कवर करने के लिए, उनके सामने खड़ी हो गई कि देखिए भाई कैच करिए, क्या मैं बूढ़ी नजर आती हूं? तो प्रियंका की जो हाजिर जवाबी है वो आज की नहीं है, और कर्नाटक के चुनाव में हमने इसका खूब देखा है कि उन्होंने किस तरह से मोदी के हर सवाल का जवाब दिया था। और अभी जो ये मोदी जी कह रहे हैं खून खराब है, तो लोगों की याददाश्त इतनी खराब भी नहीं होती है कि भूल जाएं कि उन्होंने पूरे बिहार का डीएनए खराब बता दिया था। यही मोदी जी थे, पूरे राज्य का डीएनए खराब बता दिया था। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिहार में वैसे भी कभी मोदी जी की सरकार नहीं बनी है, अकेले बीजेपी सरकार में नहीं आ पाई है, और अब तो जो सरकार में थी वह भी नहीं है। तो ये प्रियंका का सवाल बहुत सही है कि राजनीति में एक स्तर होना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि इसकी हम प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इसका कोई स्तर वो खुद बनाने में यकीन ही नहीं रखते हैं। खैर, तो आप बात कर रहे थे और हमारे यहाँ जो बात हो रही थी राहुल गांधी की,
वो खास तौर से आदि शंकराचार्य की हम मुद्दे पे वापस आते हैं अपने। तो अभी हम कह रहे थे कि लोगों की याददाश्त इतनी कम भी नहीं होती है, तो लोगों को ये भी याद है कि सबसे पहले कश्मीर पैदल यात्रा करके जाने वाले आदि शंकराचार्य थे। जी बिल्कुल। और उसके बाद दूसरा शख्स कौन था? राहुल गांधी। ये कश्मीर के इतिहास में दर्ज है ये। और अगर आपको याद होगा, आप तो थे ही वहाँ पे, कि फारूक अब्दुल्ला ने इसको याद किया था। बिल्कुल। जब रिसीव करने के लिए वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे पहुंचे थे, लखनपुर बॉर्डर कहलाता है वो, लखनपुर बॉर्डर पे पहुंचे थे फारूक अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा था कि वो तो मैंने पढ़ा है कि आदि शंकराचार्य पैदल यात्रा करते हुए कश्मीर आए थे। और उसके बाद आज मेरा ये सौभाग्य कि मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी आए हैं। तो ये राहुल की जब सफलता है, राहुल जब सफल हो रहे हैं, तो सब कुछ उनके अनुकूल होने लगा है। आप देख रहे हैं कि आज राहुल अगर दर्शन करने के लिए भी गए हैं तो वो भी पूरे देश में एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके बाद जो दूसरा मुद्दा सबसे ज़्यादा हॉट हो रहा है वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी का। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तो ये बात साफ साफ कही जाने लगी है कि ये नरेंद्र सिंह तोमर से उन लोगों ने बदला लिया है जिनके वीडियो पहले आ चुके हैं। किनके वीडियो आ चुके हैं पहले? आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डंपर कांड में फंस चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान, नोट गिनने की मशीन उनकी पत्नी क्या डिलीवर हुई थी यहीं दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश भवन में, नोट गिनने की मशीनें। राघव जी का वीडियो आया था, सबको मालूम है ये सारी की सारी बातें। तो आज मध्य प्रदेश में ये सारी बातें कही जा रही हैं कि भाई उसका जो निशाना बनाया गया, आज नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया। और एक बात हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं में आज की तारीख में नरेंद्र सिंह तोमर सज्जन नेता कहलाते हैं, वैसे ही जैसे किसी टाइम में कैलाश जोशी कहलाते थे, जो मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ, और आज आप देख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी क्या हो रहा है। वहाँ ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़े खत का नेता, जिसका दिल्ली में भी एक असर था, प्रधानमंत्री मोदी भी उनको मानते थे, अमित शाह जी भी उनको मानते थे, और वो मुख्यमंत्री पद के अगर जीत जाती बीजेपी तो सबसे बड़े दावेदार वही थे, बाकी और कोई नहीं था। शिवराज सिंह चौहान को तो अलग थलग कर ही दिया गया है जी। लेकिन अब ये वीडियो सामने लाके उनका भी खेल ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे कि तीसरा जो बड़ा मुद्दा है जो कि छत्तीसगढ़ में धान का, तो देखिए बघेल सरकार ने धान की खरीद तो पिछले हफ्ते ही शुरू कर दी थी। 1 तारीख से शुरुआत हो गई है और बघेल सरकार ने जो वादा किया था 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का, वो, और इस पे एक आरोप भूपेश बघेल ये लगाते हैं कि हमने वादा किया 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का और सरकार मतलब मोदी सरकार 10 क्विंटल भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी बता दें आपको 20 क्विंटल प्रति एकड़ तो खरीदा जा रहा है, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी किसान को और बाजार में रेट कम रहे, 3200 से नीचे आए, तो वो सरकार जो है उसको भी किसानों से खरीदेगी। क्योंकि सबसे बड़ी एमएसपी क्या है? एमएसपी ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतना दाम तो किसान को मिलना ही चाहिए। अब व्यापारी क्या करता है? व्यापारी कम दामों में लेता है किसान से, तो जब 3200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है तो फिर किसान व्यापारी को 3000 में नहीं देगा, 2800 में नहीं देगा। लेकिन जब उसके धान का जो लिमिट है 20 क्विंटल बिक जाएगी, उसके बाद भी उसके बाद धान होगी, तो व्यापारी कहेगा आ जाओ मेरे पास, सरकार तो खरीदेगी। लेकिन सरकार ने कहा है कि नो, चिंता नहीं करो, उसके बाद भी हम इस बात को कंसीडर करेंगे और आपकी धान खरीदेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 साल के बाद हर जगह एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, हो जाना चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे फिर भी कांग्रेस जो है, बघेल सरकार वापस आती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए 0-5, कभी ऐसा नहीं हुआ इन 9.5 सालों में। 0-5 बहुत ख़राब आंकड़ा है ये, और कांग्रेस के लिए 4-1 आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक 4-1 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है।
3-2 से टीम जीत जाती है। ये 4-1 है। और इसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो मिजोरम में बनने जा रही है, और वहाँ पे जो 2 क्षेत्रीय दल है, 2 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, उनके साथ मिलके कांग्रेस सरकार में शामिल हो सकती है, होने की पूरी संभावना है। 5-0 हो जाएगा फिर। तो 5-0 ही हो जाएगा। और इसके बाद जो होने वाले लोकसभा चुनाव हैं, आप देखेंगे कि उन चुनावों में पूरा एजेंडा ही चेंज हो जाएगा। न उसमें हिंदू मुसलमान चलेगा, न उसमें झूठ चलेगा, न उसमें ये चलेगा कि तुम्हारा डीएनए खराब है, तुम्हारा खून खराब है, तुम्हारे कपड़ों से मैं पहचान लूँगा, कुछ नहीं चलेगा। उसमें मुद्दों की बात होगी कि सरकारी स्कूल कौन खोलेगा, हमारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा कौन देगा, सरकारी अस्पताल कौन खोलेगा, जहाँ पे फ्री में इलाज होगा, नौकरी कौन देगा, अग्निवीर योजना के जो लड़के हैं उनको रेगुलर भर्ती में कौन करेगा। राहुल ने कह दिया है कि जो अग्निवीर के लड़के हैं, मैं सरकार में आते ही इन सब की भर्ती रेगुलर मान लूँगा, ये भर्ती रेगुलर हो जाएगी सारी की सारी। ये बहुत बड़ा इशू है। तो देश में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। अभी हमने पहले भी कहा कि आप कह रहे 5 किलो अनाज 5 साल तक मुफ्त तोड़ दूंगा। अरे भाई, काम की तो बात करो कुछ। मनरेगा में आपने बजट खत्म कर दिया, काम नहीं दे रहे हो आप। लोगों को घर में बिठा के 5 किलो अनाज देने से पूरे आप देश की 2 या 3 जनरेशन को खत्म कर देंगे आप। ये हमारे आज की तारीख में डर इतना है। राहुल इसीलिए बार बार कहते हैं कि डरो मत। जितने भी समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक है, मीडिया की तो गिनती करने से कोई फायदा ही नहीं है, ये सब बोल नहीं रहे, लिख नहीं रहे। नहीं तो ये समाजशास्त्रियों के अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय है, और साथ में उन लोगों का भी है जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, कि अगर देश का युवा, जिस पे हम गर्व करते हैं, देश के लोग कहते हैं कि युवा शक्ति जो है हमारा मेन पावर है, वो बैठ जाएगी घर में, बैठ के निकम्मी हो जाएगी जी, तो कैसे हमारे पास श्रम शक्ति आएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इनको मुफ्त अनाज देने के साथ साथ इन्हें काम भी दो भाई। और अनाज 5 किलो, जैसा कि हमने कहा था, 5 किलो ही देते रहोगे, बढ़ाओगे नहीं इसको। प्याज भी दे दो कम से कम, साथ में तेल चाहिए होता है, मसाले लगते हैं साथ में, दाल लगती है साथ में, और पहनने के लिए जूते चप्पल भी लगते हैं। बच्चों की किताबें कापियां तो आप भूल ही गए, अभी बदलने में लगे, वो बदलने के बाद देंगे उसको। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जनता के दिमाग में हैं। और लेकिन जो विपक्षी दल हैं, इस टाइम जो कांग्रेस चल रही है, उनको इन इश्यूज को ठीक तरह से बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखो दोस्तों, मुद्दे ये हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान का, मुद्दा ये नहीं है कि दलित और पिछड़े का। मुद्दा इस समय देश में कोई नहीं है। मुद्दा सिर्फ देश में एक ही है कि आपको सरकारी शिक्षा मिले, आपको सरकारी इलाज मिले, आपको नौकरी मिले, और महंगाई पे कंट्रोल हो, जैसा प्रियंका गांधी कह रही थी। बिल्कुल, महंगाई पे कंट्रोल करना सरकार, सबको मालूम है। एक लास्ट बात और खत्म करेंगे कि किस तरह से दालें बाहर से मंगाई गई हमारे यहाँ, और किसको पैसा कमवाया गया इसको सारा का सारा। तो ये सारे जो खेल हैं कि एक उद्योगपति को बढ़ाने के लिए, वो उद्योगपति हर क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और हमने पिछली बार कहा था कि देश के बाकी जो 100 बड़े उद्योगपति हैं, वो सब इस वक्त नाराज हैं। वो स्थिति बदल गई जो आज से 6 साल 7 साल और 8 साल पहले थी, कि सब सारे के सारे उद्योगपति जो है मोदी सरकार के साथ थे। नो, सिवाय एक उद्योगपति के इस वक्त कोई भी खुश नहीं है। उनका कोई काम नहीं हो रहा है, उनके कोई व्यापार धंधे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी एक बात और कहते हैं, याद आ रही है, सॉरी, ये जो दिवाली का टाइम चल रहा है इस वक्त, अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन खरीद कुछ नहीं हो रही है उपभोक्ता सामानों की। अभी जब दिवाली हो जाएगी, उसके बाद जब आंकड़े आएंगे, तो आप देख लेना कि कितना बड़ा घाटा हुआ है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, कम से कम खर्चे में दिवाली बनाने की, त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली, सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं हम लोग इस पे। बोनस मिलता है, पूरा खर्च कर देते हैं, तनख्वाह खर्च कर देते हैं, इधर उधर से खर्च कर देते हैं। और इस बार आप देखेंगे कि दिवाली पर सबसे कम खर्च करने वाली ये दिवाली जा रही है। जी बस जी, बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, नीलेश सोलंकी साहब, कि ये सरकार इंडिया को भारत करने में अभी व्यस्त है, जब भारत कर देगी उसके बाद फिर खाने पीने की चिंता कीजिएगा। बहुत सही कह रहे हैं ये। और
जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। बहुत कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, गंभीर चर्चा हो रही है, हम लोग थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है, इसलिए कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इन बातों को। अमलेंदु जी, आप तो बड़ी बड़ी बातें बहुत अलग अंदाज में कह भी देते हैं। जरा समझना चाहता हूं कि इस गंभीर और जो बातें बहुत सही है कि 5 किलो अनाज ही देते रहोगे, भाई दे ही रहे हो तो थोड़ा और भी बढ़ा दो इसको, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी 1 रोटी नहीं अब 3 रोटी खाते हैं, क्योंकि 10 साल पहले वो छोटे थे लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं और उनकी किताबें भी अब महंगी आ रही हैं। तो ये सब और महंगाई बढ़ चुकी है। प्रियंका गांधी कह रही थी कि उस समय सचिन के तेंदुलकर के बराबर हो जाएगा, प्याज की कीमत हो जाएगी, कहते थे। आज तो अब विराट कोहली भी सेंचुरी लगा रहा है और प्याज की कीमत भी सेंचुरी लगा रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अभी सुना आप लोगों ने। तो इसलिए जरा समझो आपसे कि जो ये गंभीर परिस्थितियां हैं, इन गंभीर परिस्थितियों में मोदी जी की बात या अमित शाह की बात या स्मृति ईरानी की बात कौन सुनता है? जरा बहुत गंभीरता से, हो सकता है कि इन मोदी जी को चाहने वाले लोग, स्मृति ईरानी को चाहने वाले लोग, अमित शाह जी को और ऐसे बीजेपी के लोगों को चाहने वाले लोग जो हैं वो हमारी बातों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन माफी चाहूंगा कि आज अगर गंभीरता से इन सवालों का जवाब ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं ये तो आएगा ही ना कि आखिर हमारे प्रति, इस जनता के प्रति, उन गरीबों के प्रति, उन वंचितों के प्रति आप कितने गंभीर हैं, ये सवाल उठता है। और चुनाव के वक्त तो ऐसे सवाल की बौछार हो जाती है, इसलिए भी इन सवालों को यहां रख रहा हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, ये प्लीज, नहीं आ रहे हैं? हेलो जी, आई आवाज? आप आ रही है जी। प्रधानमंत्री को लगता है कि गरीब होना भी एक आध्यात्मिक कर्म है, तो 80 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो वो सब आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, और उस आध्यात्मिक कार्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो शंकराचार्य की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो शंकराचार्य बन जाएंगे और देश जो है वो गरीब रहेगा, ताकि आध्यात्मिक कार्य चलता रहे, इंडिया भारत बन जाएगा और फिर सारे आध्यात्मिक कार्य जो होते रहेंगे। आपको याद होगा राजीव जी, जब बिहार का चुनाव हो रहा था और जब तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, सरकारी रोजगार दिए जाएंगे, ये घोषणा की थी तेजस्वी यादव ने। तब भारतीय जनता पार्टी ने और गृह मंत्री ने भी कहा था कि ये कहां से लाएंगे 10 लाख रोजगार, ये झूठ का पुलिंदा है। लेकिन जैसे ही वो मुद्दा बना उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो तो 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उसमें सरकारी नौकरियां देंगे, ये बात नहीं कही, 19 लाख रोजगार देंगे। आज केवल शिक्षा विभाग में बिहार में 1,76,000 नौकरियां दे दी गई हैं, जबकि वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं है, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार है, यानी जेडीयू आरजेडी की सरकार है। 1,76,000 नौकरियां सिर्फ बिहार में शिक्षा विभाग में दे दी गई हैं। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बेटी की नौकरी भी जाकर के वहां लगी है बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल ने उनके प्रवक्ता महोदय के ट्वीट के उत्तर में ट्वीट किया कि ये जो है बिना पक्षपात के काम करने का नतीजा है कि आपकी बेटी को बिहार में नौकरी मिली है। तो अब ये सोचा जाए कि प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं और विपक्ष जो इंडिया गठबंधन जो बातें कर रहा है उसमें कितना अंतर है और किस तरीके से लोग विश्वास करेंगे। यही आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बातों का कितना विश्वास होगा और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसका कितना विश्वास होगा। इसी तरीके से धान खरीदी का मसला जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मसला है, मुझे लगता है कि उस पर भी, क्योंकि अमित शाह जी थे वहां, तो अमित शाह जी कह रहे थे कि भाई 2200 रुपया तो मोदी जी ही दे रहे थे, 500 रुपया उसमें भूपेश बघेल ने मिला दिया। अरे भाई, अगर यही मान लिया जाए कि 2200 रुपया मोदी जी दे रहे थे, जो कि मोदी जी ने दिया नहीं है अभी तक, उसके लिए 12 चिट्ठियां लिखी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। तो अगर अमित शाह जी की बात को सच मान लिया जाए तो अमित शाह जी खुद मान रहे हैं कि 500 रुपया तो भूपेश बघेल ने इसमें मिला दिया, तो 500 रुपया भूपेश बघेल दे रहे थे। तो यानी कि आप जो है सारी बातें वहां जाकर के बोल रहे हैं उन राज्यों में, तो आज जो कांग्रेस की बातें हैं आप उन्हीं को मोहर लगा करके आ रहे हैं। राजस्थान में आप जाते हैं तो प्रधानमंत्री कहकर के आते हैं कि वो अशोक गहलोत की सरकार की जो पॉलिसीज चल रही है, जो योजनाएं चल रही है, उनको बंद नहीं किया जाएगा। यानी कि आप भारी तरीके से आप दबाव में हैं। कांग्रेस ने जो अपनी नीतियां लागू की, जो अपनी गारंटियां उसने घोषित की हैं,
आप उसकी जबरदस्त दबाव में आ गए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि जिनको आप रेवड़िया कह रहे थे आप आज उनको बांटने पे तुल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को, और वो हास्यास्पद तरीके से कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का अच्छे तरीके से खेल खराब कर दिया है। अब कल आप ईडी लेकर के आए थे छत्तीसगढ़ में, अब वो चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का काम हो या नरोत्तम मिश्रा का काम हो, चाहे वो किसी का काम हो, दिल्ली में बैठे हुए लोगों का काम हो सकता है वो शिवराज सिंह का काम ना हो, मध्य प्रदेश के लोगों का काम ना हो, दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति का काम हो कि वो सीडी जो निकल करके आई है उनके नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की, जिसका भी काम हो भाई वो उनका अंदरूनी मसला है, किसका काम है किसका काम नहीं है। लेकिन अगर चुनाव से एन पहले नरेंद्र सिंह तोमर को अगर चूते बनाने की कोशिशें हो रही हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति हाथ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, जिस तरीके से चीजें निकल करके आई हैं। तो यानी आप अपने सारे काम जो वो खुद करते चले जा रहे हैं। और चलते चलते राजीव जी एक बात और कह दूं, आपने जिस कृष्णा मेनन मार्ग के बंगले का जिक्र किया, मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद अमित शाह जी उसी बंगले में रह रहे हैं जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे और उससे पहले उसमें रासोली माधव रहा करते थे। मेरी एक नेक सलाह है अमित शाह जी को, चुनाव की घोषणा होने से पहले अपना बंगला जरूर बदल लें, इस बंगले के इतिहास को देखते हुए। एक ब्राह्मण ने कहा है, ये भी याद रखें। खैर स्वामी जी जरा वहां से इधर आना चाहता हूं क्योंकि आजकल ये ज्योतिषी भी खूब आंकड़े बता रहे हैं और नेक सलाह दे रहे हैं हमारे साथी। हमें ज्योतिषियों की जरूरत नहीं, आप सब हैं बहुत नेक सलाह देने वाले और भविष्यवाणी करने वाले। तो स्वामी जी यहाँ आपकी क्या भविष्यवाणी है, आप क्या सलाह दे रहे हैं, नेक सलाह आपकी? देखिए अमलेंदु जी तो यंग ब्राह्मण हैं इसलिए इन्होंने ऐसी राय दे दी। देखिए 6 महीने बाद तो बोरिया बिस्तर उठा के गुजरात जाना ही है दोनों को, तो ये 6 महीने और रहने दीजिए। 9.5 साल तो रह लिए हैं, इस 6 महीने के लिए क्या करेंगे। जो अमलेंदु जी ने कहा, देखिए देश के युवाओं को यह समझना है, अगर नौकरी चाहिए तो बिहार जैसी सरकार चुनिए, और अगर मंदिर में घंटा बजाना है तो उत्तर प्रदेश जैसी सरकार चुनिए। देखिए मेरे देश के युवाओं को नौकरी चाहिए। माँ बाप की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं अपने बच्चों से, बच्चे अवसाद में हैं। यूथ जो है, क्योंकि मैं उनके संपर्क में रहता हूं, आज के तारीख में अवसाद में है। माँ बाप के लिए जो उसने सपने देखे थे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, वो महसूस करता है कि अपने माँ बाप पे वो भार बन गया है। माँ बाप भी मुंह छिपा के रोते हैं और बच्चे भी मुंह छिपा के रोते हैं। तो सरकार ऐसी चुनिए जो रोजगार दे, जो इंडस्ट्री को लगाए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1954 में, ये हमारे देश के मंदिर होंगे, ये इंडस्ट्रीज, ये हजारों लाखों करोड़ ये स्टैचूज पे, ये मंदिरों पे, मस्जिदों पे खर्च मत कीजिए, इंडस्ट्रीज लगाइए, एफडीआई लाइए, देश के बच्चों को रोजगार दीजिए जिससे उनके सपने साकार हों। आज पढ़ लिख के बच्चों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और अगर वो अवसाद में गए तो मेरा देश अवसाद में चला जाएगा। इसलिए देश की जो एक फोकस है वो सही होना चाहिए और उस सरकार की बात कीजिए जो मोहब्बत की बात करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करे, युवाओं को रोजगार की बात करे। ये घंटा अजान और ये जो मंदिर और ये गुरुद्वारे, ये हमारे अपने घर में जितने मेरे अच्छे मंदिर हैं, मुझे किसी बाहरी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। घर में मंदिर है जिसमें मैं पूजा अर्चना करता हूं। मेरा व्यक्तिगत मामला है सनातन धर्म और दूसरे लोगों से मैं प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, चाहे किसी धर्म और जाति के हों। तो इसलिए अमलेंदु जी 6 महीने के लिए क्यों मकान छुड़वा रहे हैं, उसके बाद गुजरात चले जाएंगे और वहां जाके बड़नगर के स्टेशन पे फिर तो पुराना काम फिर शुरू किया जाएगा। भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं की होती है। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा और भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है वो तो समय के गर्त में है, लेकिन यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि आज की तारीख में क्या चल रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक, राहुल गांधी जो हैं वो मीनू जैन जी के राज्य में हैं और दूसरी तरफ हम
देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हैं जहां गहमा गहमी बहुत है। उसमें से 2 राज्य, एक राज्य तो पूरी तरह से कल पैक होने जा रहा है, वह है मिजोरम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं गए। और यह रिकॉर्ड है कि अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला कोई ऐसा राज्य है। हो सकता है कल को केबीसी में यह सवाल आए, हो सकता है किसी परीक्षा में आए, तो आप याद करके रखिए दोस्तों कि एक ऐसा राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार नहीं किया, तो आप लिखिएगा उसमें वो राज्य है मिजोरम। उसके बगल में एक ऐसा राज्य जहां बहुत ज्यादा तकलीफें थीं, जहां कोई भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री न गया हो, वहां ऐसी तकलीफ में अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं गया तो वो राज्य मणिपुर है। तो दोनों आपस में आसपास के राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं। और इस राज्य में यानी कि मिजोरम में कल चुनाव है 40 सीटों के लिए। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए पहले फेज का चुनाव है और यहीं से शुरुआत हो रही है किसी के उल्टी गिनती की और किसी के नए भविष्य की। और इस उल्टी गिनती नए भविष्य में कौन आगे है कौन पीछे है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ओपिनियन पोल कर रहे थे, उसमें सब कुछ है, आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि ओपिनियन पोल भी हम लोगों ने बहुत तैयारी कर रहे थे और जैसे आया इसलिए हम पहले से घोषणा नहीं किए थे, तो इसलिए कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हुआ, आप तक पहुंचाया, आपको जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन अब वीडियो भी है, लाइव भी है, उसको देखिएगा जरूर। मीनू जैन जी कैसे देखती हैं आप? अब चूंकि इसको भी अब कार्यक्रम को जल्दी जल्दी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जो कुछ हो रहा है इसमें जो मध्य प्रदेश का मामला है और उसमें एक बात यहां पर शुरुआती दौर में शकील अख्तर जी कह रहे थे, उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? और बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्या अब भाजपा ही भाजपा को निपटाने में लगी हुई है? ऐसी चीजें अगर सामने आती हैं, कांग्रेस का काम तो नहीं हो सकता या हो भी सकता है, नहीं पता, जरा आपका विश्लेषण जरूर समझना चाहता हूं इसमें। जी हाँ, भाजपा देखिए जो मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, अब शिवराज सिंह चौहान के साथ जो किया गया उनको टिकट मिलने तक, उससे पहले जो हो रहा था कि मोदी जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, मंचों से उनका नाम भी नहीं ले रहे थे, और फिर उसके बदले में शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे कि उनको पूछ रहे थे पब्लिक से कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं मोदी जी को, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। तो शिवराज सिंह और मोदी जी इनडायरेक्ट जैसे कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी दोनों के बीच में। और उसमें जैसा कि शुरू दिन से हो रहा है यहाँ पे कि कई सारे लोग उतार दिए गए हैं, सेंटर से उतार दिए गए हैं, सांसद उतार दिए गए हैं, तो उन सांसद भी वो भी बताया जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उसमें विजय वर्गीय जो हैं वो तो कहते हुए पकड़े गए कि हम तो यहाँ साफ कह रहे थे, वो तो खुलेआम कह रहे थे कि भाई हम तो प्रचार करने के लिए थोड़ी हैं, हम तो बहुत ऊपर पहुंच गए। तो और अभी नरेंद्र सिंह तोमर का जो ये बेटे का वीडियो आ गया है, अब ये देखिए अंदरूनी काम भी हो सकता है ये। अब ये किसका हो सकता है ये जानते हैं, जिनको चोट लगने जा रही है भाजपा के हाईकमांड की तरफ से, उस ग्रुप का, भाजपा के उसी ग्रुप का काम हो सकता है। नरेंद्र तोमर की जो सीडी है वो बाहर आई है। तो अब ये तो देखिए कि जिस वक्त अगेन फिर वही आता है कि जब सामने हार खड़ी दिखाई देती है, टोटा जिसको कहते हैं ना कि कमी हो, जिस वक्त स्कैरसिटी जब आ जाती है तो झगड़े इसी तरह से बढ़ते हैं और फिर उसमें इनर फाइटिंग शुरू हो जाती है, बैक स्टैबिंग शुरू हो जाती है, जिसको भीतरघात बोलते हैं। तो देखिए जो वसुंधरा जा रही हैं वो भी, शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं वो भी, रमन सिंह जा रहे हैं वो भी। मैं नहीं मानती हूं कि बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वो वहां से रुखसत हो जाएंगे सीन पे से। वो अपनी कोशिश में कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो मोदी और जो शाह हैं, अब उनके जो चलते थे मास्टर स्ट्रोक्स, वो इसलिए चल पाते थे क्योंकि जनता को कुछ नॉवेल्टी नजर आ रही थी। लेकिन अब जनता ने वो नॉवेल्टी, कुछ नयापन जो दिखाते थे वो, तो अब जनता ने उसके अंदर का जो छल प्रपंच है ना, जो लंपटता है उसके अंदर की, वो सब एक तरफ से पहचान लिया है। अब जनता अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगी है। जो ये आपके ओपिनियन पोल बता रहे हैं और जो अदरवाइज भी जमीनी रिपोर्ट बता रही है, उसमें अब मोदी जी के वो जादू है नहीं। जैसे अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी ये और मोदी जी वो। अरे भाई, मोदी जी मुख्यमंत्री है क्या इन राज्यों के, या रहे वो मुख्यमंत्री? और अगर थे तो क्यों अभी ये हालत आ रही है? और रही बात 80 करोड़ को जन अनाज देने की, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। मोदी जी ये कहते हैं कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है इस वक्त और 3रे नंबर की बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोग जो है आपके देश के जो भूखे हैं, जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, उनको सरकारी अन्न पे निर्भर होना पड़ रहा है।
तो इसमें इन दोनों बात में से एक बात सही हो सकती है कि या तो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं या फिर हमारे देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं। जो देश इतनी भयंकर प्रगति कर रहा है आर्थिक रूप से, उसमें 80 करोड़ लोग भूखे क्यों हैं? उनके पास रोजगार क्यों नहीं है? मुंह में रोटी क्यों नहीं है? क्यों सरकारी इमदाद के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है? तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था आप दिखा रहे हैं उसके तो आप कुछ भी फजिंग करके आंकड़ों से पेश कर देते हैं, लेकिन जो 80 करोड़ की जनता को जो अनाज आप दे रहे हैं तो वो तो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये पब्लिक का बेवकूफ बना दो। और इसमें एक बात और सुन लीजिए, मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ, ये जो 80 करोड़ की जनता अनाज मुफ्त के अनाज खाना पड़ रहा है जिनको, क्योंकि अनाज उनको कमाने के लिए कुछ साधन नहीं है, तो ये जनता जो कुछ सीमित लोगों के हाथ में जो पैसा है और जो आप वो चकाचौंध देखते हैं आपके खर्चों की, बाजारों में देखते हैं वो जो चकाचौंध, अभी बहुत दिन दूर नहीं है, उनको ये पता चल गया कि अभी 5 साल हमें और रहना है, वो दिन दूर नहीं है। ये जो 80 करोड़ की जनता जो अनाज खा रही है उसके अलावा कुछ नहीं, उसके वो सड़कों पे उतरेगी, क्रांति होगी, लूटे जाएंगे बड़े बड़े स्टोर्स, लूटेंगे वो लोग, क्योंकि एक इंसान कब तक डिप्राइव्ड रह सकता है, वंचित कब तक रह सकता है? तो ये चीज मोदी जी अंदाजा नहीं लगा पा रहे चुनावी वोट के चक्कर में। उनको सोचना चाहिए, एक दूरगामी परिणाम होंगे इस 80 करोड़ के अनाज के। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ कहेंगे आपके पास, और खासकर जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो कौन किस पे भारी दिखाई दे रहा है आज की तारीख में? राजीव जी, लोकसभा के चुनाव 2024 की लोकसभा के चुनाव के पहले सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, जब 20 सीटों पे छत्तीसगढ़ में और मिजोरम पे वोट पड़ेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सर्वे दिखाया। सर्वे अगर यही नतीजे 3 दिसंबर को मिलते हैं तो आप देखिए कि वो देश की राजनीति में क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस दोबारा आती, रमन सिंह नहीं हारेंगे। मोदी जी का मुकाबला है भूपेश बघेल से या कांग्रेस से। मध्य प्रदेश में अगर बुरी तरह बीजेपी हारती जैसा सर्वे बता रहा है तो शिवराज सिंह चौहान नहीं हारने जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो चुनाव लड़ाया ही नहीं किया आगे रख के। मोदी साहब हारने जा रहे हैं वहां पे। यही राजस्थान में है कि राजस्थान में अगर ये रिकॉर्ड टूट गया, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, दोबारा कांग्रेस आ जाती है, तो वह वसुंधरा राजे चुनाव नहीं हारेंगी, वहां मोदी साहब चुनाव हारेंगे। अब उसके बाद वो 2024 पे उनका जो नैतिक प्रभाव है उसकी क्या हाल होगी। याद कीजिए जब आरएसएस ने कहा था कि मोदी साहब के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते, उसको मजबूत आधार मिलेगा इन चुनाव परिणामों से। तेलंगाना की बात मैं करना चाहता हूं, अपनी आखिरी बात, कि तेलंगाना पे मेरा विशेष निगाह होगी, इसलिए क्योंकि जो वंचित समाज है और खासकर माइनॉरिटीज, वो अगर कांग्रेस को चुनते हैं और वो क्षेत्रीय पार्टी को नकारते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकती, जब उनकी लिंचिंग होती है, उनकी दुकानें तोड़ी जाती हैं, बुलडोजर चलते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता मकानों के अंदर दुबक जाते हैं। इनका जो बॉस है क्षेत्रीय पार्टियों का, वो ईडी है। ईडी तय करता है कि कब वो कांग्रेस के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के खिलाफ बयान देंगे। ईडी तय करता है कि वो किस गठबंधन में रहेंगे, नहीं रहेंगे। ईडी तय करता है कि वो कितने कैंडिडेट कहां खड़े कर देंगे। ईडी तय करता है कि वो चुनाव की प्रक्रिया में क्या रोल निभाएंगे। तो ये सब लोगों ने समझ लिया है, और तेलंगाना के चुनाव के बाद इस बात तय हो जाएगी कि इन छोटी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का जो दरोगा है वो ईडी है। ईडी जो चाहेगा सो करेंगे ये। तो ये नया एक राजनीति जो है वहां से शुरू होगी 3 दिसंबर के बाद से, अगर ये जो एग्जिट आपने जो सर्वे दिखाया ये उसी दिशा में चुनाव के नतीजे भी जाते, जो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं भी आपके साथ और अलग से भी मैं इन चुनाव के क्षेत्रों में होकर आया हूं।
सही कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी। क्या आपको भी लगता है तेलंगाना का जो अगर रिजल्ट और उसमें भी इतना बड़ा उलटफेर, यानी कि बीआरएस की सरकार चली जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है, तो ये एक अपने आप में नई दिशा तय करता हुआ 2024 के लिए एक नया डायरेक्शन देता हुआ ये रिजल्ट हम उस हिसाब से देखेंगे? कैसे आप देखते हैं तेलंगाना का रिजल्ट कितना महत्व रखता है 2024 के चुनाव के लिए? 2024 के चुनाव की दिशा वही तय करेगा जो मुद्दों की राजनीति करेगा और सशक्तिकरण की बात करेगा। तेलंगाना में की स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार और भूमिहीन किसानों की भूमि की उपलब्धता और तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो लोग आंदोलनकारी थे उनकी उपेक्षा एक बड़े मुद्दे हैं वहां पर। और स्थिति यह है कि अब तक जितने सर्वेक्षण आए हैं उसमें बीआरएस से कांग्रेस नेक टू नेक है। और ये स्थिति है कि ये एक इस तरह की सर्वेक्षण है जिसमें है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। यह इतने तेजी से वहां का राजनीतिक माहौल बदला है। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं है। प्रश्न केवल यही है कि जो तेलुगु देशम पार्टी के चुनाव न लड़ने से उस पार्टी का वोट किधर जाता है। क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि तेलुगु देशम के समर्थक वो हमेशा से बीआरएस के खिलाफ मतदान करते रहे हैं, तो वह उस पार्टी के साथ जाएंगे जो बीआरएस के खिलाफ है। और उनके सामने चूंकि बीजेपी विकल्प नहीं है और कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी है, तो वह ये स्थिति बन सकती है वहां कि कांग्रेस सत्ता बीआरएस से छीन सकती है। अन्य राज्यों में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इन राज्यों में भी कांग्रेस ने जिन राज्यों में सत्ता में है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में बने रहने के लिए वह अपने गवर्नेंस के ऊपर निर्भर है। उन्हीं मुद्दों के साथ उन लोगों के बीच में है। और उसको अभी तक आज की तारीख में जो स्थिति सिद्धारमैया की थी कर्नाटक में, वही स्थिति है राजस्थान में अशोक गहलोत की और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की। इन दोनों के लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और इनके पैरेलल कोई नेता नहीं खड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार पे की गई, राजस्थान सरकार पे की गई, दोनों नहीं चले। वहां ईडी का जाना और यहाँ पे महादेव ऐप को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप, मेरा अपना मानना है कि इन दोनों नेताओं के पक्ष में गया। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सत्य के कहीं भी नजदीक है, क्योंकि इसके पहले आप इस तरह के कोई आरोप लगाए नहीं। इसके पहले जो अशोक गहलोत के लड़के के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ, उनके स्टाफ के खिलाफ जो रेड डाले गए, उसमें भी उसको भी कोई साबित नहीं कर पाया अभी आप तक। न कोई चार्जशीट दाखिल हुई और न कोई नए तथ्य सामने आए। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आपने कई अधिकारियों को आपने जेल भेजा, भूपेश बघेल के स्टाफ के लोगों को आपने जेल भेजा, भारतीय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर आपने रेड डाले, लेकिन उसका भी कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि भ्रष्टाचार में शामिल है। आपके पास इन सरकारों के, बीजेपी के पास इन सरकारों के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है और मतदाताओं से कहने के लिए कुछ नया नहीं है। अगर आप अयोध्या के राम मंदिर को लेकर चलते हैं तो मेरा अपना मानना है कि इन तीनों राज्यों में प्रभावी नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आप अरबों रुपया खर्च किया है शिवराज सिंह चौहान सरकार ने, उज्जैन में महाकाल के विकास में, मैहर में 17 में मैहर देवी के विकास में, दतिया के पास राजा राम मंदिर के विकास में, ओंकारेश्वर खंडवा के पास ओंकारेश्वर के विकास में अरबों रुपए उन्होंने खर्च किया। वहां कोई मुद्दा नहीं है भगवान राम के मंदिर का, और वह अगर मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस नए मुद्दे को लेकर के लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार की बात जो है, भ्रष्टाचार की बात तो का कोई जवाब आपके पास नहीं है। और आपने एक सवाल पूछा था कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी को नष्ट कर रहे हैं। भाई ये जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बम्पर कांड का मसला कौन ले आया था? प्रहलाद पटेल जी, कोई दूसरा नहीं लाया था। आज उमा भारती जी किन लोगों के आरोप से बाहर हैं? भारतीय जनता पार्टी, उनको कांग्रेस से बाहर किया है क्या? किन लोगों की वजह से उमा भारती जी ने नई पार्टी बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों की वजह से। आज वो प्रचार को छोड़ करके केदारनाथ में, हिमालय में चली गई हैं, किनके कारण से? किनका उनका विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी के लोगों ने। ये बीजेपी के ही लोग हैं जो अपने नेताओं को के लिए एक समस्या पैदा करते हैं। आज पूरे तीनों राज्यों में आप देख लीजिए, माने जो नेता अपने बूते
बड़े बड़े पराक्रमी नेता अपने बूते पे सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, इन्होंने बनाया, चाहे वसुंधरा राजे हो राजस्थान में, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश में, और इन दोनों नेताओं को आपने हाशिए पकड़ दिया। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, नाम तक नहीं लेते, वो बैठ करके किसी स्कूल में या किसी कार्यालय में मन की बात सुन रहे हैं, दुनिया चुनाव प्रचार कर रही है। कौन किसके खिलाफ है? ये कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है। आप किसी नेता को खुद ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपने संगठन को नहीं मजबूत होने दे रहे हैं, और संगठन कमजोर करके अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा भारी पराक्रम दिखा देंगे, ऐसा होता नहीं है। स्थानीय नेताओं का, जिन नेताओं ने, जिस राजनीतिक दल ने विरोध किया है या उपेक्षा की है, उसको नुकसान ही हुआ है। यह भारतीय संसदीय इतिहास है। जी, भारतीय संसदीय इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत कुछ ऐसी बातें आती रही हैं जिसमें कई बार खुद की पार्टी को और खुद के ही नेताओं को, उनके ही लोग जो हैं वो हाशिए पर ले जाते हुए और उसके बाद बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आए हैं। और क्या इस चुनाव से भी बहुत कुछ ऐसा सबक बीजेपी के नेता लेंगे, ये बड़ा सवाल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं राजस्थान का मसला हो, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया हो और सुनील कुमार जी अपनी बात यहां रख ही रहे थे, विश्लेषण कर ही रहे थे, और चाहे वो मध्य प्रदेश का मसला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, इन तीनों राज्यों में देखिए भाजपा के कद्दावर नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्रियों की क्या हालत हो रखी है। कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं शकील अख्तर जी। आप राजीव जी भी भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे, संस्कृति की बात कर रहे थे, और हम फिर वही बात कहेंगे कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि चुनावों के दौरान मतदान होने वाला है, उससे पहले कहीं ईडी के छापे पड़ रहे हो। अरे जो हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर लड़की की शादी है या घर में कोई अच्छा उत्सव है, मंगल उत्सव जिसे कहते हैं, शुभ उत्सव जो हो रहा है, तो उस वक्त अगर कोई बात होती है तो लोग दूर खड़े हो जाते हैं। या गांव में जब बारात जाती है तो जो विरोधी पक्ष के लोग भी होते हैं, जिनसे दुश्मनी भी होती है, तो वो देखने आ जाते हैं कि भाई गांव की इज्जत का सवाल है, लड़की वालों के सब सामान व्यवस्थाएं हैं, कोई कमी तो नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। तो ये संस्कृति और इतिहास और ये सब वो मानते ही नहीं है। ये चुनाव के दौरान, चुनाव हो जाने दो तब आप कर लेना, या चुनाव से पहले कर लेते आप। ये इस वक्त आचार संहिता में ये भी शामिल है कि इस वक्त ये सारी जांच एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय नहीं होंगी। सिर्फ चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही अपना काम करेंगे, कोई दूसरी एजेंसी काम नहीं कर सकती है ये। लेकिन क्या करें, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, और इसका नुकसान जो है अब खुद इन्हीं को होने लगा है। क्यों? क्योंकि जनता जो है बहुत लंबे समय तक एक ही नशे में नहीं रह सकती है। उसका नशा ये है, अब टूटने लगा है ये, और वो सोचने लगी है कि भैया मैं कब तक इस 5 किलो के मुफ्त अनाज के भरोसे बैठी रहूंगी, है? मुझे बाकी सामान भी तो चाहिए। दिवाली आ रही है, दिवाली 5 किलो अनाज से तो नहीं बनेगी ना मेरी। मुझे 4 दिए भी खरीदना है, उसमें डालने के लिए मुझे घी की छाट, घी की बात तो छोड़ दीजिए यार, घी तो वो लोग जलाते हैं, सरसों का तेल भी चाहिए बच्चों के लिए, और कुछ नहीं, मैं मिठाई नहीं खरीद सकूं तो खील बताशे चाहिए कम से कम। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रोजी रोटी की बात है, उस रोजी रोटी की बात को आप लंबे समय तक दबा नहीं सकते। ये जो 5 किलो अनाज है, इस 5 किलो अनाज से पूरी जिंदगी आदमी की निकल नहीं सकती। आदमी को काम चाहिए। 80 करोड़ आदमी है, उसको आप काम क्यों नहीं दे रहे हो? उसे काम के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो? कहते हैं पकोड़े तल लो। अरे सब हर आदमी पकोड़े तल लगा, पकोड़े खाने वाला कहां से आएगा? खाएगा कौन? मैं ही अपने पकोड़े तलूं और मैं ही खा जाऊं? तो ये जो चीजें हैं, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनके पास ये जो थे अच्छे वाले, वो तो सब बाहर चले गए जी। वो तो बात करते नहीं, रिजर्व बैंक के जितने गवर्नर थे वो तो सब। तो ये लोग क्या बताते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन ये चुनाव जो हैं इनको सही सबक सिखाएंगे और इन सारे सवालों का जवाब देंगे कि जनता क्या सोचती है। ये 5 राज्यों के चुनाव जो है भारत की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। बहुत बड़ी बात आप यहां कह रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव भारत की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।